नमस्कार और इस नई विस्तृत चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये जो गहन अध्ययन है, ये एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। जी बिल्कुल। और आज हमारे सामने जो ये ढेरों नोट्स और संविधान के विस्तृत विवरण रखे हैं, इन्हें खंगालना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। तो आज हमारा विषय है भारतीय संविधान का भाग 2 और भाग 3, विशेष रूप से अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक। और हमारा आज का मिशन सिर्फ इन अनुच्छेदों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये नियम और कानून सिर्फ किसी मोटी किताब में कैद बेजान शब्द नहीं है। सही कहा। ये हर नागरिक के दैनिक जीवन, उसकी आजादी और उसके अधिकारों की सबसे मजबूत ढाल है। और आज इस सफर में मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो इन भारी भरकम कानूनी पन्नों के पीछे छिपे असली अर्थ को हमारे सामने रखेंगे। इस स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा का विषय वाकई हमारे समाज की नींव से जुड़ा है। अक्सर जब संविधान या अनुच्छेदों की बात होती है, तो एक आम धारणा बन जाती है कि ये तो केवल वकीलों या जजों के काम की चीज है। हाँ, आम लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी की बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इन प्रावधानों के पीछे की मंशा को देखें, तो समझ आता है कि ये पूरी व्यवस्था हर उस इंसान के लिए है जो इस देश में रहता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि राज्य और नागरिक के बीच का जो संबंध है, उसकी शर्तें क्या हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस संबंध की शुरुआत से बात करते हैं। नागरिकता। हमारे नोट्स बताते हैं कि अनुच्छेद 11 से ये यात्रा शुरू होती है। पर एक सवाल जहन में आता है कि नागरिकता को संविधान में एक बार लिखकर हमेशा के लिए तय क्यों नहीं कर दिया गया? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम था। नागरिकता कोई स्थिर या जड़ अवधारणा नहीं है। दुनिया बदलती है, सीमाएं बदलती हैं, लोगों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना लगा रहता है। समय के साथ बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। अनुच्छेद 11 दरअसल संसद को यह अधिकार देता है कि वो समय की मांग के अनुसार नागरिकता की प्राप्ति या समाप्ति के नियम तय कर सके। इसी शक्ति का उपयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। ये दर्शाता है कि नागरिकता एक निरंतर चलने वाला अनुबंध है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये एक बहुत स्पष्ट नजरिया है। अब नागरिकता तय होने के बाद नागरिक को मिलते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 का हिस्सा है। यहाँ से एक बहुत ही रोचक वैचारिक टकराव शुरू होता है। नागरिक बनाम राज्य। जी, फंडामेंटल राइट्स का असली उद्देश्य ही यही है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार नागरिक को राज्य के खिलाफ ढाल देते हैं, लेकिन जरा इसे खोल कर देखते हैं। ये राज्य या स्टेट आखिर है क्या? अनुच्छेद 12 इसकी जो परिभाषा देता है, वो काफी चौंकाने वाली है। ये हिस्सा सच में गहराई से समझने वाला है। आम बोलचाल में हम राज्य का मतलब केंद्र सरकार, संसद या किसी प्रदेश की सरकार से लगाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 इस दायरे को बहुत बड़ा कर देता है। मतलब इसमें सिर्फ सरकारें नहीं आती? नहीं, इसमें नगर पालिकाएं, पंचायतें और स्थानीय अधिकारी भी शामिल हैं। और जो बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो ये है कि LIC, ONGC या सेल जैसी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में आती हैं। एक सेकंड, LIC तो एक जीवन बीमा कंपनी है और ONGC तेल का काम करती है। इन्हें राज्य का हिस्सा क्यों माना जाए? एक आम नागरिक के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये संस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं, इन्हें सरकारी समर्थन प्राप्त है, या ये ऐसे काम कर रही हैं जो सार्वजनिक महत्व के हैं। अगर कल को LIC या नगरपालिका का कोई नियम किसी नागरिक के साथ भेदभाव करता है, तो वो नागरिक ये कहकर अदालत जा सकता है कि राज्य ने उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है। अरे वाह! इसका मतलब ये परिभाषा सुनिश्चित करती है कि सरकार अपने किसी निगम या एजेंसी के पीछे छिपकर नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके। एकदम सही। ये सुनकर तो नजरिया ही बदल जाता है। इसका मतलब है कि नागरिक की सुरक्षा का घेरा बहुत बड़ा है, और इस घेरे को जो सबसे बड़ी मजबूती देता है, वो है अनुच्छेद 13। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की ढाल है। अगर हम भाग 3 को एक किले की तरह देखें, तो अनुच्छेद 13 उस किले का सबसे मुख्य पहरेदार है। ये साफ तौर पर घोषित करता है कि अगर कोई भी कानून, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने का कोई पुराना कानून हो या संसद द्वारा आज बनाया गया कोई नया कानून हो, कोई भी कानून, जी, अगर वो मौलिक अधिकारों को थोड़ा सा भी कम करता है या छीनता है, तो वो कानून उस सीमा तक शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। अदालतें उस कानून को खारिज कर सकती हैं।
ये इस बात की पक्की गारंटी है कि देश में कोई भी कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकता। सुरक्षा का ये मजबूत कवच समझ लेने के बाद अब उन अधिकारों के भीतर चलते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की बात होती है। समानता, जो कि किसी भी लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन जब हम समानता की बात करते हैं तो अक्सर एक बड़ी सामाजिक बहस सामने आती है। आरक्षण और विशेष प्रावधानों वाली बहस है ना? हाँ, अनुच्छेद 15 और 16 कहते हैं कि धर्म, जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर इन्हीं अनुच्छेदों के तहत महिलाओं, बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण की बात भी आती है। क्या ये अपने आप में समानता के सिद्धांत का विरोधाभास नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और समाज में अक्सर इस पर चर्चा होती है। लेकिन अगर हम संविधान निर्माताओं की दृष्टि को समझें तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। समानता का मतलब ये नहीं है कि एक स्वस्थ व्यक्ति और एक बैसाखी के सहारे चलने वाले व्यक्ति को दौड़ने के लिए एक ही लाइन पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि दोनों के लिए नियम समान हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। सच्ची समानता तब आती है जब ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए वर्गों को आगे आने के लिए एक समान अवसर का मंच, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो दिया जाए। इसलिए ये विशेष प्रावधान समानता के अधिकार को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि जमीनी हकीकत में सच्ची समानता स्थापित करने का एक जरूरी औजार हैं। ये स्पष्टीकरण बहुत सी भ्रांतियों को दूर करता है। समानता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि अवसर में होनी चाहिए, और इसी सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान कुछ बहुत ही कड़े कदम उठाता है। अनुच्छेद 17 हमारे समाज की एक बहुत ही पुरानी और गहरी बीमारी का अंत करता है। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत? जी, इसे किसी भी रूप में आचरण में लाना एक कड़ा दंडनीय अपराध है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 18 समाज में मनोवैज्ञानिक समानता लाने का काम करता है। ये उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। ब्रिटिश काल में सर, राय बहादुर या जमींदार जैसी उपाधियां देकर समाज में एक कृत्रिम ऊंच नीच पैदा की गई थी। उनको भी उपाधि समझ लेते हैं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लेकिन वास्तव में वे राष्ट्र के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान है, कोई उपाधि नहीं जिसे कोई अपने नाम के आगे लगाकर खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित कर सके। बिल्कुल, वे सम्मान किसी व्यक्ति की योग्यता को दर्शाते हैं, जन्म या रुतबे से मिले किसी विशेषाधिकार को नहीं। तो समानता और सम्मान की नींव तो रख दी गई, लेकिन उस नींव पर जो इमारत खड़ी होती है वो आजादी की होती है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अधिकारों के उस हिस्से में जो शायद हर दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, अनुच्छेद 19 से 22। आजादी के अधिकार, जो हर नागरिक के लिए बहुत अहम है। अनुच्छेद 19 हमें 6 प्रकार की आजादियां देता है। बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, जिसमें प्रेस भी शामिल है, शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी, संगठन बनाने, पूरे देश में आजादी से घूमने, कहीं भी बसने और कोई भी व्यापार करने की आजादी। लेकिन जाहिर है ये आजादियां बेलगाम तो नहीं हो सकती। यही लोकतंत्र का सबसे बारीक संतुलन है। आजादी का मतलब मनमानी नहीं होता। कोई भी इंसान अपने विचार खुलकर रख सकता है, लेकिन अपनी बोलने की आजादी का इस्तेमाल करके दंगे नहीं भड़का सकता या देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। बिल्कुल, एक लक्ष्मण रेखा तो होनी ही चाहिए। इसीलिए संविधान ने इन सभी 6 आजादियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। समाज की शांति और राज्य की सुरक्षा के साथ व्यक्ति की आजादी का ये तालमेल ही अनुच्छेद 19 की असली खूबसूरती है। इस तालमेल से आगे बढ़ें तो हम संविधान के उस मजबूत स्तंभ से टकराते हैं जिसे कोई भी आंधी हिला नहीं सकती। मेरा मतलब है अनुच्छेद 20 और 21। नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि आपातकाल या इमरजेंसी जैसी गंभीर स्थिति में भी जब बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, तब भी ये 2 अनुच्छेद जीवित रहते हैं। ये कभी सस्पेंड नहीं होते। ऐसा क्या है इनमें जो इन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है? इनकी शक्ति इनके उद्देश्य में है। ये सीधे तौर पर इंसान के अस्तित्व और न्याय से जुड़े हैं। अनुच्छेद 20 उन लोगों को सुरक्षा देता है जिन पर अपराध का आरोप है। इसमें 3 बहुत ही अहम बातें हैं। पहली, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आज कोई काम करना कानूनी है, लेकिन कल सरकार उसे अपराध घोषित कर दे, तो सरकार कल बनाए गए कानून के आधार पर आज किए गए काम के लिए किसी को सजा नहीं दे सकती। अच्छा, मतलब बैकडेट से सजा नहीं दी जा सकती। एकदम सही। दूसरी है दोहरे दंड से मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है
और अदालत से उसे सजा मिल चुकी है, तो सजा पूरी होने के बाद पुलिस उसी एक चोरी के लिए उसे दोबारा सजा नहीं दिलवा सकती। और तीसरी बात है कि किसी भी व्यक्ति को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पुलिस की ज्यादती या झूठे मुकदमों से बचाने के लिए ये सच में कितना बड़ा रक्षा कवच है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी का जीवन या व्यक्तिगत आजादी नहीं छीनी जा सकती। जी। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अदालतों ने इसके मायने बहुत व्यापक कर दिए हैं, है ना? निसंदेह अनुच्छेद 21 समय के साथ सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। आजादी की शुरुआत में जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना और जीवित रहना माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे स्पष्ट किया कि एक जानवर की तरह सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, मानवीय गरिमा के साथ जीना ही असली जीवन है। मतलब इज्जत की जिंदगी। बिल्कुल। इसलिए आज निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, साफ हवा और पानी का अधिकार और यहाँ तक कि अच्छी सेहत का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के छाते के नीचे आ गए हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। इसी विकास की कड़ी में अनुच्छेद 21A भी जुड़ता है, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, जो कि देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी कदम था। सही कहा। और फिर अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ बुनियादी अधिकार देता है, जैसे अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का हक, अपने वकील से बात करने का हक और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का हक, ताकि कोई भी गिरफ्तारी मनमानी ना हो। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की पुलिस या ताकत किसी भी नागरिक को बिना किसी जवाबदेही के गायब ना कर सके। अधिकारों की इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान का एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय चेहरा सामने आता है। अनुच्छेद 23 और 24 जी, ये शोषण के खिलाफ अधिकार है। यह हमें याद दिलाते हैं कि सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि कई बार समाज के ताकतवर लोग भी कमजोरों का शोषण करते हैं। ये एकदम सही आकलन है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद बिक्री, मानव तस्करी और बेघर यानी बिना पैसे दिए जबरन मजदूरी कराने पर सख्त रोक लगाता है। ये सीधा वार है उस सामंती सोच पर जहां इंसानों को संपत्ति समझा जाता था। जी। और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी खतरनाक उद्योग में काम करने से रोकता है। यह सिर्फ एक कानून नहीं है, यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि गरीबी के कारण किसी बच्चे का बचपन न छिन जाए। बहुत ही गहरी बात है ये। और एक ऐसी देश में जहां अनगिनत मान्यताएं, धर्म और भाषाएं एक साथ बसती हैं, वहां आजादी का मतलब अपनी पहचान को बचाए रखना भी है। यहीं पर धार्मिक स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो 29 और 30 में है, वो सामने आते हैं। भारत का जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल है वो पश्चिमी देशों से थोड़ा अलग और बहुत गहरा है। अनुच्छेद 25 हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार करने की आजादी देता है। और अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का हक देता है। लेकिन यहाँ राज्य की भूमिका भी बहुत स्पष्ट कर दी गई है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी इंसान को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होने वाला हो। बिल्कुल। और अनुच्छेद 28 ये सुनिश्चित करता है कि जो शिक्षण संस्थान पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहे हैं, वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों से समान दूरी और समान आदर बनाए रखता है। इसी तरह अनुच्छेद 29 और 30 बहुसंख्यकवाद के खिलाफ एक बड़ी ढाल हैं। मतलब माइनॉरिटीज के लिए। जी, ये अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे भाषा के आधार पर हों या धर्म के आधार पर, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बचाने का अधिकार देते हैं। साथ ही उन्हें अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का भी अधिकार है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की विविधता को मिटाकर किसी एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। अब तक की चर्चा को अगर हम जोड़कर देखें तो हमारे पास नागरिकता से लेकर समानता, आज़ादी, शोषण से बचाव और अपनी संस्कृति बचाने तक के बेहतरीन अधिकार मौजूद हैं। एक पूरा पैकेज है अधिकारों का। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सवाल उठता है, अगर कल को व्यवस्था पलट जाए, कोई अधिकारी मनमानी पर उतर आए या खुद सरकार ही इन अधिकारों को दरकिनार कर दे, तो आम नागरिक क्या करेगा? ये सारे अधिकार तो सिर्फ पन्नों पर ही रह जाएंगे। और यहीं पर
हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी सामने आती है। संविधान निर्माताओं को ये भली भांति पता था कि बिना किसी मजबूत उपसार के अधिकार सिर्फ एक धोखा है। इसीलिए अनुच्छेद 32 का निर्माण हुआ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे यूं ही संविधान का हृदय और आत्मा नहीं कहा था। अनुच्छेद 32 असल में अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ये कहता है कि अगर बाकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्याय के लिए निचली अदालतों की लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। कोई भी नागरिक सीधे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और राज्यों में अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाने का भी सीधा रास्ता है। जी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 विशेष तरह के आदेश जारी करने की शक्ति है, जिन्हें रिट कहा जाता है। ये रिट्स आम नागरिक के हाथों में सबसे बड़े कानूनी हथियार हैं। इन 5 रिट को थोड़ा गहराई से समझना बहुत जरूरी है ताकि ये हम सबको हमेशा याद रहें। चलिए पहली रिट से शुरू करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए पुलिस ने किसी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के हिरासत में रखा हुआ है, मतलब इलीगल तरीके से। बिल्कुल। ऐसे में उसके परिवार वाले सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट तुरंत आदेश देगा कि उस इंसान को हमारे सामने लाओ। अगर कोर्ट पाता है कि गिरफ्तारी गैर कानूनी है तो वो व्यक्ति उसी वक्त आजाद कर दिया जाएगा। ये व्यक्तिगत आजादी की सबसे बड़ी गारंटी है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। दूसरी रिट है परमादेश या मैंडेमस। इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये कब इस्तेमाल होती है? ये तब काम आती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य निभाने से मना कर दे और इससे किसी नागरिक के अधिकारों का नुकसान हो रहा हो। ऐसे में अदालत उस अधिकारी को अपना काम करने का सीधा आदेश देती है। काम करवाने के लिए। फिर आती है 2 ऐसी रिट जो अदालतों के कामकाज से ही जुड़ी हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। इन दोनों में अक्सर उलझन होती है। इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? इसे ऐसे समझिए कि प्रतिषेध का मतलब है रोकना। अगर कोई निचली अदालत किसी ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, तो ऊपरी अदालत उसे बीच में ही रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती है। अच्छा, मतलब ये फैसला आने से पहले का कदम है। एकदम सही। वहीं उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतः सूचित होना। अगर निचली अदालत अपनी हद से बाहर जाकर कोई गलत फैसला सुना चुकी है तो उस फैसले को रद्द करने या उस मामले को अपने पास मंगवाने के लिए ऊपरी अदालत उत्प्रेषण का इस्तेमाल करती है। ये फैसला आने के बाद का इलाज है। फिर रिट है अधिकार पृष्ठा या कोवोरंटो। आपका अधिकार क्या है? जी, ये तब जारी होती है जब कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक या सरकारी पद पर गैर कानूनी तरीके से बैठ जाता है। अदालत सीधे पूछती है कि आप किस हक से इस कुर्सी पर बैठे हैं। और अगर जवाब वैध नहीं है तो उसे कुर्सी छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल। ये 5 रिट दिखाती हैं कि कैसे न्यायपालिका राज्य की शक्तियों पर लगाम कसने के लिए हमेशा तैयार खड़ी है। लेकिन अगर हम इन अनुच्छेदों को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक सवाल जहन में आता है, क्या ये सारे अधिकार हर समय, हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति पर बिल्कुल एक जैसे लागू होते हैं? अगर राज्य के पास यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि देश सुरक्षित रहे, तो क्या वो इन अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकता? यहीं पर अनुच्छेद 33, 34 और 35 तस्वीर में आते हैं। कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। देश का वजूद ही नहीं रहेगा तो अधिकारों का क्या अर्थ? सही बात है। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। एक सैनिक सीमा पर खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि उसे काम से मना करने या आज़ादी से घूमने का मौलिक अधिकार है। वहां अनुशासन सबसे ऊपर है। इसी तरह अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ या सैन्य शासन की बात करता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाकर प्रशासन सारे अधिकार छीन ले तो क्या इससे सत्ता के दुरुपयोग का डर नहीं रहता? डर बिल्कुल रहता है, लेकिन मार्शल लॉ कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। ये केवल तब लगाया जाता है जब देश के किसी हिस्से में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाए और नागरिक प्रशासन काम करने में असमर्थ हो जाए। मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में। जी हाँ, ऐसी असाधारण स्थिति में देश को बिखरने से बचाने के लिए कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और उस दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग सकता है। और अंत में अनुच्छेद 35 ये स्पष्ट करता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने वाले कानून और सजा तय करने की शक्ति सिर्फ संसद के पास है, राज्यों के विधानमंडलों के पास नहीं।
ऐसा पूरे देश में एकरूपता बनाए रखने के लिए किया गया है। अगर बाल श्रम या छुआछूत एक अपराध है, तो उसकी सजा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसी होनी चाहिए। अगर हर राज्य अपनी अलग सजा तय करने लगेगा, तो भारत के नागरिकों के बीच समानता का मूल ढांचा ही टूट जाएगा। आज की इस चर्चा ने सच में ये साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 11 से 35 तक का ये सफर कोई साधारण कानूनी पाठ नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य